नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका का एक बड़ा और मशहूर शहर है लॉस एंजलिस। यहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है UCLA। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एक मानी जाती है। यहाँ मेरी मुलाकात प्रोफेसर विनय लाल से हुई, जो इतिहास, सिनेमा, साहित्य और ज्ञान के इतिहास पर, लेखन के इतिहास पर भी लिखते पढ़ते रहे हैं। 20 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी हैं। जब मैं उनके साथ उनके घर जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने बताया कि उनके पास किताबों का भंडार है, दिल्ली में भी और अमेरिका में भी। उनकी बातें बेहद दिलचस्प लगीं और ख़ासकर वो कॉलोनियलिज़म पे बात करने लगे, डीकोलोनाइजेशन पर बात करने लगे गाड़ी चलाते चलाते। और उन्होंने एक बात कही कि डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद जो है, हमारी औपनिवेशिक सोच है, इससे मुक्ति की प्रक्रिया जो है ये इतनी आसान नहीं है और संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से हर चीज़, ज़िंदगी का हर पहलू कॉलोनाइज्ड हो चुका है। वो एक तरह से औपनिवेशिक हो चुका है। हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। सिर्फ एक चीज़ कॉलोनाइज अभी नहीं हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि नींद। जो पूंजीवाद है अब चाहता है कि आप कम से कम सोएं, ज़्यादा से ज़्यादा जागें और कम से कम पारिश्रमिक में, पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो उस आपकी जो नींद है, वो 8 घंटे जो आप सोते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उस पर मार्केट की नज़र है कि वो कम से कम हो जाए और ज़्यादा समय आप काम के लिए उपलब्ध रहें। तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में प्रोफेसर विनय लाल यही कह रहे थे कि अक्सर भारत में ये जुमला चला दिया जाता है कि सड़कों के नाम बदल दिए गए, तो इसका औपनिवेशिक सोच से हम मुक्ति दिला रहे हैं, औपनिवेशिक गुलामी से, मानसिक गुलामी से हम मुक्ति दिला रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में ही झांक कर देखें तो हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता चलेगा कि आप कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सड़क के नाम बदल देने से जो छाती पीटते हैं, इतनी जल्दी उनके जुमले में मत आइए। औपनिवेश से मुक्ति की लड़ाई तो गांधी ने लड़ी थी, कई दशक तक वो लड़ते रहे और बाद में अंग्रेज़ों को उखाड़ कर फेंका। तो खैर, जैसे जैसे हम प्रोफेसर विनय लाल के घर पहुंचते गए, मुझे लगा कि बिना सवाल जवाब, इंटरैक्शन के, काउंटर क्वेश्चन के किए हुए प्रोफेसर लाल जिस तरह से बोल रहे हैं उसे रिकॉर्ड किया जाए। तो हम उनकी गाड़ी से उतरे और जैसे उन्होंने अपने गराज का दरवाज़ा खोला, मैंने अपना कैमरा चालू कर दिया। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने उनसे सवाल जवाब नहीं किया। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि वे प्रवाह में एक प्रोफेसर जो कई हज़ार किताबों से, कई दुनिया के अलग अलग छात्रों के संपर्क से गुज़रता है, वो जब यूं ही अचानक बोलना शुरू करता है तो उसका जो विचार प्रवाह है वो कैसा होता है। तो इस बातचीत को आप उसी तरह से देखिएगा। कुछ अधूरापन लगे कि मैंने कुछ पूछा नहीं, तो उस पर बाद में बात की जा सकती है। कभी प्रोफेसर विनय लाल से बातचीत का मौका मिलेगा तो उस पर विस्तार से बातचीत की जा सकती है। आगे आप ये वीडियो देखिए। पर 31 साल की आपकी जिंदगी लेकिन बट दिल्ली में भी आई मेंटेन अ फुल लाइब्रेरी। या यू नो, या 31 साल तो UCLA में हो गया, लेकिन किताबें तो हमें 45 साल हो गए हैं। जब से पहली किताब कुछ 45 साल पहले खरीदी होगी। तो रोज़ आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं? रोज़ पढ़ते हैं? रोज़, बेशक आधा घंटा हो, लेकिन एक ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ कम से कम आधा घंटा ना किताब पे या। और ये जब पढ़ने की बात है, मैं सिर्फ अखबार पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो रोज़ देखता हूँ मैं सवेरे। लेकिन मतलब कोई स्कॉलरी आर्टिकल हो या किताब हो, और अक्सर 3-4 घंटे तो काफ़ी दिन लग जाते हैं पढ़ने में। और शुरू में जो है सब अरेंज किया हुआ था कि जैसे ये अफ्रीका का सेक्शन है, ये लैटिन अमेरिका का है, यहाँ दर्शना के ऊपर किताबें हैं, इधर जो हैं कला के ऊपर है, ये जो शेल्फ है ये पूरा आर्ट बुक्स के ऊपर है, स्कॉलरली बुक्स ऑन आर्ट। लेकिन वो शुरू में था जो कोने में जो लगाए शेल्फ। उसके बाद जब किताबें आने लग गई तो मुश्किल हो गया। और यहाँ जैसे है ये
आप देख रहे हैं इसमें ये डबल हैं, ये इसके पीछे पूरा लेयर है। तो अब जो है ये नंबर लगा रखा है कि इसके फिर फोटो पे देखा कि कौन सी किताबें पीछे हैं, याद नहीं रहता है। अब जैसे ये ऑक्सफोर्ड वर्ड क्लासिक्स हैं सारी, ठीक है ना। तो ये और किस प्रकार से किताबें खरीदी हैं, कैसे इकट्ठी करें, वो भी बहुत लंबी कहानी है। ये एक ज़्यादातर इसमें आपकी खरीदी हुई है? बिल्कुल, कुछ मिली भी हैं क्योंकि पब्लिशर से आती हैं, लेकिन 2-3 दोस्त हैं वो गुजर गए, तो उनके कलेक्शन मेरे पास आ गए। 500 किताबें, 400 किताबें, 800 किताबें ऐसे। लेकिन जैसे ये है, ये देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आजकल तो ब्रिटानिका कोई देखता नहीं है, सब विकीपीडिया पे लगे हुए हैं। ठीक है ना। ये ब्रिटानिका 11th एडिशन जो है ये बहुत खास एडिशन है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रॉइड जैसे लोगों ने खुद आर्टिकल लिखे। और ये इंसाइक्लोपीडिया, आपको यकीन ना होगा कि मैं एक लाइब्रेरी गया, सदर्न कैलिफोर्निया लाइब्रेरी, ठीक है, और वहाँ एक किताबों की सेल लगी हुई थी, और ये पूरा सेट जो था ये बाहर रखा हुआ था, फेंक दिया था उन्होंने कि अगर कोई लेना चाहे। तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था, मेरे पास ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ये मच लेटर एडिशन है, ये तो आराम से मिलते हैं, ये 1974 का है ये वाला। लेकिन ये एडिशन जो है ये 1911 में जो है ये छपा है, ठीक है ना। और इसमें आर्टिकल जो है, अब जैसे कास्ट के ऊपर आर्टिकल है काफ़ी लंबा। और किसका लिखा हुआ है? ये मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे देखे वो आर्टिकल। लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें, ये जो है ये उस दिन के जो सबसे मशहूर स्कॉलर थे उनसे उन्होंने ये कमीशन किए थे। तो ये इसकी सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है, इसकी स्कॉलरली वैल्यू भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको, ये आजकल तो खैर ब्रिटानिका, जो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम ही नहीं है कि ब्रिटानिका है क्या, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो आजकल आ रहे हैं, क्योंकि वो तो उनको सिर्फ विकीपीडिया के बारे में मालूम है। प्रोफेसर लाल, बहुत सारे लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं कि बताइए कि किताब कैसे पढ़ें, और मुझे लगता है कि ये बहुत जेन्युइन सवाल है। ख़ासकर जो मेरे हिंदी के दर्शक हैं, वो चाहते हैं पढ़ना, पर कभी पैसा नहीं रहा, कभी ज़िंदगी में वक्त नहीं रहा, पर इच्छा है। पर किताबों को देख के डर जाते हैं कि 300 पेज की किताब है, 400 पेज की किताब है, तो किताब कैसे पढ़ें? मुझसे कई लोग पूछते हैं। तो मैं जब भी किसी प्रोफेसर से मिलता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए किताब को देख के, क्यों किताबों के बीच रहनी चाहिए? आप ही की ज़िंदगी कितनी बदल गई। हाँ, ये सवाल के ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। और एक क्रिटिसिज्म का एक स्कूल था 1920, 1930, 1940, इस समय न्यू क्रिटिसिज्म कहते थे उसे। उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी थी, हाउ टू रीड अ बुक, ठीक है, हाउ टू रीड अ बुक। तो उसमें जो है कई प्रकार के जो है आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद भी जो है आज तक कई लोग हम सोचते हैं कि हाउ टू रीड अ बुक मतलब कि किस प्रकार से पढ़ना है, ये सोचना पड़ेगा। तो जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप एक किताब पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर, एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान, समझ लो सन 1800 में उसने किताब लिखी। अब एडवर्ड सईद जो बहुत फेमस लिटरेरी क्रिटिक थे, पैलेस्टीनियन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म में उनका यह कहना है कि कई चीज़ें कह रहे हैं वो, लेकिन एक चीज़ वो जो ये कह रहे हैं कि ये सारी किताबें जो लिखी गई अफ्रीका के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, ये किताबों से आपको हिंदुस्तान या मिडल ईस्ट या अफ्रीका के बारे में खास नहीं पता चलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि आपको पता चलेगा
इन जगह के बारे में, क्योंकि इस जगहों के बारे में लिख रहे हैं। उनका ये कहना, आपको पता चलेगा जो लेखक हैं वो किस इंटेलेक्चुअल मिलियू से आए, उसके बारे में, क्योंकि वो जो उन्होंने जो लिखा है उसमें हिंदी का लफ्ज मुझे मालूम नहीं है, उसके प्री सपोजिशंस क्या है जो उन्होंने लिखा, ठीक है ना। तो जब आप किताब पढ़ेंगे आपको ये सब कुछ के ऊपर विचार करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं एक और प्रकार का जो है आर्गुमेंट देता हूँ। सी, ये ऑथर्स जो थे सन 1800 में, ये ज़्यादातर जो थे ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे। अब ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में जो है एंटी सेमिटिज्म वाज बिल्ट इनटू इट, ठीक है। अब ये लेखक जब हिंदुस्तान या आयरलैंड के ऊपर लिख रहे हैं, एक प्रकार से दे आर एक्सरसाइजिंग अ काइंड ऑफ एंटी सेमिटिज्म। हाउ सो? क्योंकि they are building an argument distinguishing between an organic society and an inorganic society. क्या? और उनकी ये समझ थी कि ये जो सोसाइटीज हैं इनकी अपनी एक प्रकार की ऑर्गेनिक डेवलपमेंट थी, और ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो थी ये डिसरप्ट हो गई। जैसे हिंदुस्तान, अंग्रेजों का ये कहना नहीं था कि हिंदुस्तान में कभी कुछ नहीं था, नहीं था। ये जो रोमांटिक ओरिएंटलिस्ट जिसे कहते हैं, उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान में था, लेकिन ये जो इनकी संस्कृति है ये गिर गई। सो ए.एल. भाषम जैसे हैं, ए.एल. भाषम तो खैर बहुत बाद में लिखा, लेकिन उनका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर थे, इनका किताब का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। अब वंडर दैट वाज, अब ये सोचिए कि इतिहासों का कहाँ खत्म होता है, आप बताइए। मुसलमानों के आने से हिंदुस्तान जो है बर्बाद हो गया। ये आर्गुमेंट सिर्फ हिंदुत्व वालों का नहीं है, उसका आर्गुमेंट है ये। तो वंडर दैट वाज, क्योंकि जब पहली बारी मैंने ये किताब देखी, मैं 16-17 साल की मेरी उम्र थी, मैंने सोचा यार ये पास्ट टेंस क्यों यूज किया इसने। तो पढ़ के देखते हैं, वंडर दैट वाज नॉट द वंडर दैट इज इंडिया। और why does he stop the history with the coming of the Muslims, more or less? ठीक है ना। सो ये जो सन 1800 में जैसे जो लेखक हैं, या 1850 में, या 1750 में, या 1900 में, जो भी है, जब आप इनका लेख देख रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इनका रिलेशनशिप टू क्रिश्चियनिटी क्या था, रिलेशनशिप टू एंटी सेमिटिज्म क्या था। तो जैसे जब दे डिस्क्राइब कि हिंदुइज्म, ओ द प्रीस्ट्स, इट्स अ प्रीस्टली रिलीजन रिटन बाय सुपरस्टिशन, मोस्ट ऑफ दीज राइटर्स, ज़्यादातर जो हैं ये लेखक, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट दे हैड मेड अगेंस्ट द आयरिश। इट इज अ वे ऑफ वेंटिंग देयर हेट्रेड ऑफ द आयरिश, ट्रांसप्लांटिंग इट ऑनटू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। So that anti-Hinduism is a form of लोगों से थी। और वही नफरत, चूंकि उनको वही आता था सोचने का तरीका, तो उसी नजरिए से उन्होंने हिंदुस्तान को देखा। जिस प्रकार से कैथोलिक लोग जो हैं वो पोप को मानते हैं, एंड दे कैन नॉट एक्सरसाइज द रीजन, ये था उनका कहना, ठीक है ना। तो दे बेसिकली ट्रांसप्लांटेड देयर एंटी कैथोलिसिज्म, दीज प्रोटेस्टेंट राइटर्स, ऑन, एंड इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ एंटी हिंदू outlook, okay? Right? So when you read a book, just giving you one angle into it, there are dozens of angles, so you have to look at all of this kind of thing. पर तो फिर आपने जब बात छेड़ दी, तो फिर वो भी लोग जानना चाहेंगे कि जो हिंदुत्व के राजनीति के जो विचारक लोग हैं, जो भी, हाँ, बिल्कुल, तो वो एक तरह से वो भी अपनी सोच में वो भारतीय नहीं थे, ज़्यादा आयरिश थे उस तरह से, क्योंकि वो भी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे थे। देखिए, ये आपने जो पूछा ना, बेसिकली द हिंदुत्व पीपल आर द मोस्ट कॉलोनाइज्ड ऑफ ऑल द इंडियंस।
द मोस्ट कॉलोनाइज्ड डाउन टू द प्रेजेंट डे, क्योंकि इनका जो समझ है कि हिंदुइज्म क्या है, ये समझ जो है, इट इज अ प्योरली प्रोटेस्टेंट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, और ईसाइयत से, प्रोटेस्टेंट बिल्कुल, ईसाइयत से इनकी समझ इनको बनती है। इनको समझ नहीं है ये खुद कि सारे जो इनका जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एक रामायण होनी चाहिए, और वो कौन सी इनके लिए हमें मालूम है, इनके लिए कौन सी रामायण है, वो कंबन की रामायण नहीं है ये, या तेलुगु रामायण नहीं है ये, वाल्मीकि की भी नहीं है, रामचरितमानस है। ठीक है, एक किताब होनी चाहिए, एक मक्का होना चाहिए हिंदुस्तान का, और ये नया राम मंदिर जो बना है, एक प्रकार से उसका एक केंद्र बनाने, उसी का बिल्कुल। पर वो तो कहते हैं कि वो भारतीयता बहुत मौलिक तरीके से सोचते हैं, वो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ, पश्चिमी सोच के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पश्चिम ने हमें कॉलोनाइज्ड किया है, हम उसका भारतीयकरण कर रहे हैं। वो तो कहेंगे ना, आजकल तो सभी जो हैं डीकोलोनाइजेशन का गीत गा रहे हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं डीकोलोनाइजेशन, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हो, जरा सा मामूली भी, डीकोलोनाइजेशन, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम डीकोलोनाइजेशन, उनका तो ये भी कहना है कि हमसे पहले कोई सोच नहीं रहा था। अगर आप डीकोलोनाइजेशन के बारे में, कमाल की बात है, हजारों लोगों ने किताबें लिखी हैं, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एटनबरो की फिल्म आने से पहले किसी को गांधी के बारे में पता ही नहीं था। वो उस प्रकार से किसी को डीकोलोनाइजेशन के बारे में नहीं पता था जब तक हम नहीं आए, वो उनका ये कहना है। अब इसका ये कौन, ये जो व्यक्ति कुछ सोचता है जिसमें कुछ थोड़ी बहुत इंटेग्रिटी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये इस प्रकार का आर्गुमेंट को स्वीकार कर सकेगा कि भाई हमारे आने से पहले तो ना मोहनदास गांधी के बारे में किसी को पता था, ना डीकोलोनाइजेशन के बारे में किसी को पता था। या पर वो कहते हैं हम अभियान चला रहे हैं डीकोलोनाइजेशन का, और काफी शायद आपकी जानकारी में ना हो भी सकती है ये बात। जो हिंदी के अखबार हैं उसमें इस तरह के बहुत आर्टिकल छपते रहते हैं कि औपनिवेशीकरण से वो मुक्ति चाहिए, सोच से मुक्ति चाहिए, और हम इसकी आज़ादी, इससे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इनकी जो पूरी प्रोपोजिशन है, बेस है, फाउंडेशन, प्रस्थापना जिसे कहते हैं, वही कॉलोनाइज्ड है, जबकि वे भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, देवी देवताओं, धर्म ग्रंथों की स्थापना की बात करते हैं, नामों की स्थापना की बात करते हैं, मगर जो जहाँ से इनकी सोच आ रही है, मतलब जो एक डॉक्टर है वो जिन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट के जरिए ऑपरेशन कर रहा है, वो सारा इंस्ट्रूमेंट इनका पश्चिम का है, और खासकर प्रोटेस्टेंट ईसाइयत का है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि एक जैसे स्कॉलर हैं, कईयों ने ऐसा काम किया, लेकिन इनकी एक बहुत मशहूर किताब है, द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, तोमोको मात्सुजावा, जापानीज स्कॉलर हैं, ये कोई 20-25 साल पुरानी किताब है। उनका ये कहना है कि अर्ली 19th सेंचुरी में, 200 साल पुरानी बात है तकरीबन, हिंदुइज्म जैसा धर्म जो है, इट बिगैन टू प्रोटेस्टेंटाइज इटसेल्फ। अगर आप राम मोहन रॉय को देखिए, वो क्या कहते हैं, वो एक बात वो ये कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, ये मोनोथियस्टिक है। अब ये क्यों कहने लगे वो? क्योंकि ब्रिटिश ने कहा कि यार ये तो पॉलीथियस्टिक रिलीजन है, लेकिन ये कैटेगरीज जो है ना, मोनोथियज्म और पॉलीथियज्म, ये हमारी नहीं है, ये और किसी की है। एक ईश्वरवाद या अनेक ईश्वरवाद, हिंदी नाम तो यही हुआ, वो हमारी नहीं है, हमारी नहीं है ये कैटेगरीज। लेकिन राम मोहन रॉय जो हैं, बेशक उनको बहुत इज्जत मिली, द फादर ऑफ
द बंगाल रेनेसांस, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एक प्रकार से। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो समझते थे, वो ये समझते थे कि इनमें जो है कुछ वीकनेसेस हैं इनके विचार में। तभी उन्होंने एक दफा कहा था और लोग बहुत आश्चर्य हो गया, बंगाल में काफी लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये नानक और कबीर और जिन्होंने उपनिषद लिखे उनके मुकाबले में राम मोहन रॉय जो है कुछ नहीं है। उनका ये कहना मतलब नहीं था कि राम मोहन रॉय जो है उन्होंने कुछ ठीक काम नहीं किया। एबोलिशन ऑफ सती 1829 जो है उनके कारण उनके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, वो सब ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश करी। जब रिफॉर्म करने की कोशिश करी, भैया आप रिफॉर्म कर रहे हैं मतलब आपके दिमाग में कोई मॉडल है टू एस्पायर टू। वो मॉडल था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का। और मेरा ये कहना है कि आज तक जो आप हिंदुत्व में देख रहे हैं वो बिल्कुल वही हो रहा है एक प्रकार से। तो कभी मान लीजिए एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पे कि इन्होंने लंबा क्लेम करते हैं कि हम बहुत चिंतन कर रहे हैं, भारतीय चिंतन कर रहे हैं, और अभी जो इस स्थिति में बात कर रहे हैं, तो इनके औपनिवेशीकरण का की जो भी प्रक्रिया है, जो भी राजनीति है, वो कभी प्रोटेस्टेंट ईसाइयत या मिशनरी वाद जो है एक तरह से उससे दूर नहीं जा पाए। वो अपनी कोई उसमें नया फॉर्मूला नहीं गढ़ पाए ये लोग। नया फॉर्मूला क्या होगा इसमें नया फॉर्मूला की बात नहीं है ना। मतलब डिपार्चर नहीं हो पाया, डिपार्चर नहीं हो, उसी ट्रेडमिल पे दौड़े जा रहे हैं ये। बिल्कुल। मैं देखिए मतलब अगर आप सोचें इस प्रकार से देखते हैं, आप हिंदुइज्म को जरा एक कोने में रखते हैं, एक दूसरा उदाहरण। मैं हिंदुत्व राजनीति की बात कर रहा हूं। नहीं, आप हिंदुत्व पे ही वापस आएंगे हम। हिंदुस्तान में हमारा एक नेशनल एंथम है, एक नेशनल सॉन्ग है, और एक गीत है जो नेशनल सॉन्ग भी नहीं है और नेशनल एंथम भी नहीं है। तीन हैं हमारे देश में जिनको तीन गीत जिससे एक प्रकार से कह सकते हैं तीनों का एक स्टेटस है। तो नेशनल एंथम जो है वो है जन गण मन, ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, और वो शादू बांग्ला में है और थोड़ा बहुत संस्कृत में है। ये दोनों भाषा जो हैं ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं ज्यादातर लोग नहीं जानते, ठीक है। बांग्ला जो है जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं और बांग्लादेश में रहते हैं वो जानते हैं, और संस्कृत तो बहुत कम लोग जानते हैं आजकल। दूसरा गीत जो है वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसका लिखा हुआ है? सर मोहम्मद इकबाल का। अब सर मोहम्मद इकबाल जो हैं वो बन गए पाकिस्तान के नेशनल पोएट, ठीक है, और ये लिखा हुआ है उर्दू हिंदुस्तानी में। हिंदुस्तानी कहिए या उर्दू कहिए, बट इट इज मोर उर्दू, ठीक है। और तीसरा जो है वो है वंदे मातरम, या वो है वंदे मातरम। समी साहब आए हैं। हाँ जी, हाँ आइए। हाँ। तो तीसरा जो है वो है वंदे मातरम, और वो जो है वो किस में लिखा हुआ है जी? वो भी बांग्ला में लिखा हुआ है। अब ये इनका कहना है, इन सब लोगों का, ठीक है ना, इन सब लोगों का कहना ये है जो हिंदुत्व वाले हैं कि ये किस प्रकार का देश है भाई। नेशनल एंथम जो है हर देश में वो नेशनल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी तो नेशनल लैंग्वेज बाय द वे है ही नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कोई नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं। अब हिंदुस्तान की खूबसूरत यही है, सबसे मजेदार, सबसे जो है वंडरफुल थिंग यही है कि हम इस काइंड ऑफ एम्बिग्विटी के साथ रह सकते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि एक नया नेशनल एंथम हो और वो हिंदी में हो। क्यों? क्योंकि जो सिविलाइजेशन है वो ये काइंड ऑफ जो प्लूरलिज्म है वो टॉलरेट कर सकती है। जब आप नेशन स्टेट बन जाएंगे, पर उन्होंने कभी है, हाँ वो नहीं कर सकते।
सी तो हिंदुत्व में जो टेंडेंसीज है ना, वो टेंडेंसीज हैं टुवर्ड्स होमोजेनाइजेशन, एकीकरण, हर चीज एक जैसी हो, होमोजेनाइजेशन। ये आप ये 3 उदाहरण दे रहे हैं इस मतलब इनसे ये, हालांकि वो कभी कहते हैं ऐसा मुझे स्पष्ट नहीं है कि वो कहते हैं इन तीनों की जगह एक ही हो, ऐसा तो नहीं कहते वो। जरूर वंदे भारत पे, वंदे मातरम पे जोर देते हैं वो। ये जो है आजकल नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पुराना, अगर आप 1970 1980 में कई डिबेट्स होते थे। अच्छा, बिल्कुल। या और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बेशक वो ना भी कहें, लेकिन एक जगह आप इस प्रकार से सोचिए कि उनकी सोच ये है कि ये जो 3 गीत हैं, एक प्रकार से तीनों का वही स्टेटस है। और सारे जहां से अच्छा जो है, मैंने एक दीवार जो है फिल्म 1975, उसका मैंने एक उदाहरण लिया था। उसमें एक सीन है, वो ब्रिज के नीचे जब मिलते हैं, सबसे जो मशहूर सीन है, ठीक है ना। वो कहता है कि अपने भाई को, विजय कहता है कि तू यहाँ से चला जा, 786, हाँ ठीक है ना, यहाँ से चला जा, मेरे पास बंगलो है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। अब वो सीन से पहले सारे जहां से अच्छा जो है आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में सारे जहां से अच्छा जो है, इसका अलग स्टेटस हो गया था एक प्रकार के, बट इट इज नॉट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि एम्बिग्विटी है। द एसेंस ऑफ अ सिविलाइजेशन इज टू लिव विद एम्बिग्विटी। अलग अलग चीजें हों, जिसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। आम लोग एम्बिग्विटी को क्योंकि डाइवर्सिटी आजकल ऊपर से जो है थोपी जाती है। हाँ, वो आपने मैं चाहता हूँ कि इस बातचीत को आम दर्शक भी पकड़ लें कि एम्बिग्विटी का मतलब है कि एक जो भी सरकारी है या जो भी राष्ट्रीय है, उसके अलावा भी लोग अपनी तरफ से गढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इससे हम हिंदुत्व पे लौट कर आना चाहते हैं, जहां आप लौट कर आना चाह रहे थे कि इन उदाहरणों से कि जैसे ही वे सारे नामों को बदलना शुरू करते हैं, और भी इसी तरह की चीजें करते हैं, तो वो एक तरह से वो पीछे वो मिशनरी प्रोटेस्टेंट ईसाइयत के दौर में ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, सी जो रिलीजियस वॉर्स जो है यूरोप के, उसमें प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। अब यूरोप में उनका एक्सपीरियंस था कि भाई धर्म के ऊपर झगड़े चल रहे हैं। ये एक्सपीरियंस जो है वो अपना हिंदुस्तान लाए। जब उन्होंने देखा कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से हम शुरू से ही लड़ते रहे, ये भी शुरू से ऐसे ही करते रहेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्रेम था, लेकिन प्रेम होना जरूरी नहीं है। प्रेम और झगड़ा के बीच में भी कई पोजीशंस हैं, संबंध होते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी कहना नहीं है कि हाँ हम सबको एक दूसरे से प्रेम है, वो तो कभी भी नहीं होता। आप बेशक हिंदू हो या मुसलमान हो, वर्किंग क्लास हो या अपर क्लास हो, या नारी जात के हो या आदमी हो, प्रेम हमेशा थोड़ा ना होता है, ठीक है ना। झगड़ने के लिए तो कारण हजारों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन ये सोचना है कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ झगड़ा ही कर सकते हैं, ये जो है प्रॉब्लम, ये यूरोप में शुरू हुआ और यूरोप से आया हिंदुस्तान। जिस प्रकार से रेसिज्म, हमारे मुल्क में कलर डिफरेंशिएशन हमेशा था, लेकिन रेस इज ए यूरोपियन कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्योरली यूरोपियन कॉन्सेप्ट। और रेसिज्म सफ़ेद लोगों के दिमाग में शुरू हुई थी और वहीं ख़त्म हो सकती है, और कहीं नहीं ख़त्म हो सकती रेसिज्म, अगर आप मेरे से पूछिए। तो अगर आज भारत की राजनीति में आरएसएस हिंदुत्व को समझना हो,
किसी को भी तो एक तरीका है कि आप तुरंत खारिज कर दें। पढ़कर समझना है तो बहुत लंबी यात्रा है, कई किताबों से आपको गुजरनी पड़ेगी उसमें। यही कहा जाएगा और क्या। पर फिर भी आप कोई ऐसा ये मानेंगे नहीं कि हमारे अतीत या हमारा जो पूरा मॉडल है, हाँ। जो इंजन लाए हैं वो कहीं और से है, वो यूरोप से है। पर इससे काफ़ी वो असहज होंगे भी कि पर वो चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे? उपनिवेशी का डीकॉलोनाइज कर पाएंगे? दुनिया में कहीं डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि डीकॉलोनाइजेशन कई प्रकार की होती है। जब सफ़ेद आदमी या कॉलोनाइजर चले गए तो डीकॉलोनाइजेशन थोड़ा ना हो गया। जो डीकॉलोनाइजेशन जो दिमाग की है, आज ही एक हमारा डॉक्टोरल डिफेंस था, तो एक ब्राज़ीलियन थियोरिस्ट हैं बोआवेंचुरा दे सांतोस, उन्होंने एक किताब लिखी है, द एंड ऑफ द कॉग्निटिव एम्पायर। द एंड ऑफ द कॉग्निटिव एम्पायर। देयर इज अ कॉग्निटिव एम्पायर। द एम्पायर, जो पुराने प्रकार की एम्पायर जो है, वो अब समस्या नहीं है दुनिया में। ये कि भाई कॉलोनीज हैं, वहां से आपने रॉ मटेरियल लिए, ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। कुछ हद तक वो अभी तक हो रहा है, कुछ हद तक, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस प्रकार से हम सोचते हैं, ये सारी कैटेगरीज जिससे हम सोचते हैं, ये सब वेस्टर्न सोशल साइंस से आई हैं, तकरीबन सब, जिनको भारतीय बता के पेश किया जा रहा है। हाँ, और हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, वो सब, आप बेशक हिंदुस्तानी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अफ्रीका में आप अफ्रीकन सोशल साइंस कर रहे हो, इट इज ऑल वेस्टर्न सोशल साइंस। इट डजंट मैटर। सो ये किस प्रकार की कैटेगरी से हम सोच विचार करेंगे और फिनोमेना को समझेंगे, उस पर के बारे में बात तो हिंदुत्व के लोग ये भी तो कहते हैं ना कि यही कि वो पाश्चात्य नजरिए से लिखा हुआ है। बट वही हिंदुत्व में यही समस्या है, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है, उन्होंने ये भाषा जो है पिकअप कर ली है। डीकोलोनियलिटी, डीकोलोनाइजेशन, ये नहीं कि उनको समझ जाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, उनको वो ये समझ गए हैं कि ये डीकोलोनाइजेशन हमें भी जो है, हमें भी इस गाड़ी पे चलना होगा। लेकिन अगर आप देखें कि उन्होंने किया क्या है, किस प्रकार से सोचते हैं, हमने वर्ल्ड क्लास बनना है। जैसे वर्ल्ड क्लास का क्या मतलब है? अपने अशोका यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दी, नाम तो रख दिया अशोका का, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का हार्वर्ड होगा। अरे भाई, हार्वर्ड में क्या खासियत है, आप मुझे ये तो पहले बताइए। क्योंकि हार्वर्ड से वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल्स आए और वर्ल्ड क्लास स्काउंड्रल्स भी आए हैं बहुत सारे, करोड़ों। वो नहीं सोचना चाहता कोई कि वो तो हम अपने आप एक दिन यहाँ आइए और आपको मैं कई प्रकार की किताबें दिखाऊंगा, जो आप आश्चर्य हो जाएगा कि किसके बारे में किसने किताब लिखी, क्यों लिखी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक खासकर वो आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ भी आएं और उसके छात्र बने उस यूनिवर्सिटी में। ये तो बिल्कुल पुराने बुक स्टोर टाइप सेक्शन है ये वाला। हाँ। अब ये इसमें सारा फिक्शन है। अच्छा। फिक्शन और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और पोएट्री, ये जो पीछे आप देख रहे हैं सारा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर लाल, किताबों के बारे में बात करने के लिए और राजनीति के बारे में। ये सारी बातचीत संक्षिप्त ही है, मौका मिलता तो कई घंटे की बातचीत हो सकती थी। हिंदुत्व पर ही अलग से, गांधी पर ही अलग से, गांधी को क्यों धार्मिक रूप से देखा गया, उस तरह से अलग अलग चीज़ें विस्तार से बातें हो सकती थी। उम्मीद है एक दिन मौका मिलेगा, दिल्ली में मुलाकात होगी तो ये सारे विषय जो आपने छेड़े हैं, तो मैं अपने कैमरे से एक बार ज़रा अपने दर्शकों को किताबें दिखा देता हूँ, ताकि उनके अंदर भी ये लगे कि अभी किताबों की दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। और अच्छी बात है कि आपके पास डीवीडी प्लेयर बचा हुआ है और डीवीडी आप इस्तेमाल करते हैं। और
और कैसेट प्लेयर भी आपके पास है? कैसेट प्लेयर अब है, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन रखी हुई है कैसेट बहुत सारी पड़ी हुई थी। तो हमने कहा ये एक प्रकार से जो है ये भी, इससे भी कुछ यादें आती हैं, you know?